Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने हाल में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही मोदी ने उन्हें और नेपाल की जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। वे इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। Election Commission of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you. राहुल गांधी ने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है और ये रुकने वाला नहीं है। Let's come to why I'm making such a direct accusation about this gentleman, Janish Kumar. There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get notified. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done. And we are absolutely convinced where this is going to lead. राहुल ने वोट चोरी के सबूतों पर कहा कि हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। So, first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये एक संगठित प्रयास है। ये बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग इस प्रयास में शामिल है। राहुल गांधी ने इसका पर्दाफाश किया है। Yes, and it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया है। राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार हैं। जनता का कोई भी सदस्य किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटा सकता, जैसा कि गांधी ने गलत धारणा बनाई है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना वोट नहीं हटाया जा सकता।
राहुल गांधी के वोट चोरी के नए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि राहुल को कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता, वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी नहीं समझते। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नहीं समझते हैं, वे केवल संविधान संविधान चिल्लाते हैं। मुख्य बात स्पष्ट है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। 17 सितंबर की रात चमोली जिले के नंदानगर घाट में बादल फटा। यहां कुंटरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए, 20 घायल हैं जबकि 14 लोग लापता हैं। 200 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। देहरादून के मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त है। इसके कारण मसूरी में 2500 टूरिस्ट्स लगातार तीसरे दिन फंसे हुए हैं। हिमाचल में इस सीजन बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से अब तक 419 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने दोनों ही राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अगले 48 घंटे हाई अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए उनकी मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पीड़ित परिजनों की याचिका पर एनआईए और बरी किए गए 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 101 घायल हुए थे। पीड़ितों के परिजनों ने एनआईए कोर्ट के 31 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बताया कि हालिया भूकंप के बाद भारत मानवीय सहायता पहुंचाने वाले पहले देशों में से था। भारत ने अफगानिस्तान को अब तक 50,000 टन गेहूं, 330 टन दवाइयां, कंबल, स्वच्छता किट, कीटनाशक और राहत सामग्री भेजी है। साथ ही 2000 अफगान छात्रों, जिनमें 600 लड़कियां शामिल हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां दी गई हैं। Mr. President, in the aftermath of the earthquake,
earlier this month, India was among the first countries to provide humanitarian assistance. We immediately delivered 1,000 family tents and 15 tons of food supplies to the affected provinces of Afghanistan. An additional 21 tons of relief materials, including essential medicines, hygiene kits, blankets, and generators, were dispatched. More relief supplies are underway and will be delivered in the coming days. This humanitarian assistance dovetails with India's support since August 2021, during which we have supplied around 50,000 tons of wheat, over 330 tons of medicines and vaccinations, 40,000 liters of pesticides and other essential social support items for millions of Afghans in dire need of humanitarian assistance. In partnership with the UN Office on Drugs and Crime, we have provided 84 metric tons of assistance and medicines, 32 metric tons of social support items for drug rehabilitation programs, particularly those focused on women. India's scholarships and fellowships to Afghan students since 2023 total over 2,000 such undergraduate and postgraduate scholarships, including nearly 600 for girls and women. ईडी ने दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी में बीसी जिंदल ग्रुप, उनके डायरेक्टर्स और अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। बता दें कि फेमा उल्लंघन के मामले में जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड और जिंदल इंडिया पावर टेक लिमिटेड की विदेशी निवेश और फंड पार्किंग की जांच की जा रही है। इस व्यावसायिक समूह का वार्षिक कारोबार 18,000 करोड़ रुपए से अधिक है और ये बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। जून में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान में जान गंवाने वाले 4 यात्रियों के परिवारों ने अमेरिका में विमान निर्माता बोइंग और एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। परिवारों का आरोप है कि कंपनियों की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि दोनों कंपनियों को 787 ड्रीमलाइनर और इसके घटकों को विकसित और बाजार में लाने के दौरान क्रैश के जोखिम की जानकारी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र राज्यों में आईटीआई को एआई संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की वार्षिक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि आईटीआई उद्योग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपग्रेड किए जा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि पिछले 2-3 वार्षिक बजट में सरकार ने श्रम शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रावधान किए हैं। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं को कुछ प्रोत्साहनों के साथ प्रशिक्षित किया जाए। वित्त मंत्री ने उद्योगों से कहा कि वे देश के युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करें। These ITIs, as I said, one in every district. There are about 750, approximate number, 750 districts. So if these ITIs would adopt a hub and spoke model within a state, we will be able to provide them the entire money required for upgrading these places for AI-driven training centers. Let me just, aside from this, remind you that the government has identified some institutes of excellence, such as the IITs or Indian Institute of Sciences and so on, for setting up institutions of excellence for AI-related R&D and also training. न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.